नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा बटेंगे तो कटेंगे। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में 26 अगस्त को एक बयान दिया और उस बयान को लेके पूरे मीडिया में राजनीति होने लगी कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सबसे पहले हम आपको कुछ अखबारों के हेडलाइन जो बना योगी आदित्यनाथ जी के बयान के बाद वो सुनाना चाहेंगे। जनसत्ता ने हेडलाइन बनाया कि सीएम योगी आदित्यनाथ अंडर इन्वर्टेड कॉमा हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी बोले बांग्लादेश वाली गलती यहां ना हो। दूसरे अखबार नवभारत टाइम्स का हेडलाइन बना जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बांग्लादेश जैसी स्थिति और हिंदू एकता पर दिया बयान। दैनिक भास्कर ने हेडलाइन बनाया कि आगरा में सीएम योगी बोले बटेंगे तो कटेंगे, कहा बांग्लादेश वाली गलतियां यहां ना हो। आखिर योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या, अक्षरशः हम आपको उन्हीं की आवाज में सुनाना चाहते हैं और उसको आप सुनिए। बहनों भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, वही नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा। कुल मिलाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कुल मिलाके उनके कहने का अर्थ यही है कि हिंदू एकता बनी रहनी चाहिए। और अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री योगी जी ने मथुरा में बयान दिया था और वहां पर उन्होंने बयान दिया था हिंदू एकता पर। अब क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहते हैं, तमाम तरह के वादों के आधार पर बांटना चाहते हैं। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति अभिष्ट हो गई है, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है। राष्ट्र की कीमत पर कोई भी राजनीति नहीं हो सकती है। हमें चुनना होगा तो पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार होंगे।
स्टेटमेंट साफ है कि वो देश में एकता की बात कर रहे हैं कि यदि एकता नहीं होगा, एका नहीं होगा, तो देश एक नहीं रह सकता। और साफ साफ संकेत है कि हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज है। तकरीबन 80% आबादी हिंदुओं की है। और बांग्लादेश का दृष्टांत तो दे रहे हैं इसलिए कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, आपको पता होगा कि बांग्लादेश में 17 करोड़ आबादी है कुल, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख हिंदुओं की है। विडंबना यह है कि जब से बांग्लादेश 1971 में बना, तब से आज तक जब भी कभी बांग्लादेश में कोई असामान्य स्थिति बना तो उसका निशाना वहां का हिंदू बना। हिंदुओं को मारा गया, जलाया गया, लूटा गया, उनके लड़कियों के साथ रेप किया गया, मंदिरों को जलाया गया। और अभी जो 5 अगस्त को शेख हसीना को देश निकाला किया, वहां के कट्टरपंथियों ने, वहां के फौज ने, बांग्लादेश के, लड़ाई तो होना चाहिए था बीएनपी और शेख हसीना की पार्टी में, लेकिन कुल मिला के टारगेट कौन बना? हिंदू समाज, हिंदू परिवार, हिंदू महिलाएं, हिंदू युवा, बूढ़े, मंदिर, घर जला दिए गए, बोल नहीं सकते। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यदि बटोगे तो कटोगे, और इसलिए जरूरी है कि योगी आदित्यनाथ के बयान को अच्छी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि कुल मिला के वो हिंदू एकता की बात करते हैं। और मथुरा में जैसे उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जिस तरह से बांटने का प्रयास हो रहा है, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि 2014 लोकसभा चुनाव में 1984 के बाद लोकसभा चुनाव पहली बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाया, और उसके बाद देश के विकास यात्रा में नरेंद्र मोदी चल पड़े, और साथ ही भारत की संस्कृति, सभ्यता, हिंदू और हिंदू समाज, हिंदू के प्रार्थना स्थल जो बरसों से जिसको किनारे रखा गया, अछूत की तरह व्यवहार किया गया, उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और उसके बाद चाहे वो बाबा केदारनाथ का मंदिर हो, चाहे शंकराचार्य का मंदिर हो, चाहे वो महाकाल का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का रामलला का मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनारस में हो, काशी में, सबों पे उन्होंने ध्यान दिया। उससे पहले इन सब जगहों को तिरस्कार ही नहीं किया गया। आपको आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी से पहले अयोध्या रामलला को देखने जब टीन के शेड में थे, या उससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, क्योंकि वोट कट जाएगा। किसका? मुसलमानों का। सेकुलरिज्म के नाम पे वोट कटेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत में और भारत के बाहर भारत की स्थिति, दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन हुआ। और सोचिए 5 वर्ष के बाद नरेंद्र मोदी 2014 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार नरेंद्र मोदी हैट्रिक तो बनाए, एनडीए को मेजॉरिटी तो मिला, बीजेपी को अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिली। और इसका कारण यह रहा कि विपक्ष ने स्वाभाविक क्या बनाएगा, उनका भी गठबंधन इंडिया अलायंस बना, इधर एनडीए अलायंस बना, लेकिन इंडिया अलायंस ने अपने सेकुलरिज्म के नाम पे, अपीजमेंट के नाम पे, माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पे, खास करके मुस्लिम
और साथ ही एक ऐसा सिगुफा लेके आया दो रिजर्वेशन का और संविधान का। माने ये था कि विपक्ष का नैरेटिव बनाया पूरे देश में कि नरेंद्र मोदी अब की बार आएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे और दूसरी बात रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, यानी संविधान भी खत्म होगा और ओबीसी एससी एसटी का रिजर्वेशन भी खत्म होगा। यहां पर बीजेपी से चूक हुई, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, क्योंकि बीजेपी इसको काउंटर नहीं कर पाई विपक्ष के। अब लोकतंत्र है, चुनाव है, यदि आप नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाएंगे, जनता को विपक्ष ने समझा लिया तो जनता समझ गई। अब परिणाम ये हुआ, बीजेपी बाद में तो काउंटर किया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कुल मिला के कहें कि प्रधानमंत्री को छोड़ के और कोई भी नेता बीजेपी में विपक्ष के उस आरोप का सटीक जवाब नहीं दे पाया और लेट से दिया। अब बीजेपी की सीटें 63 सीट पिछले चुनाव से नीचे आ गए, यानी 240, और मेजोरिटी मार्क होता है 272। हालांकि एनडीए को 293 मिला, सरकार बनी, हैट्रिक बना, लेकिन जो स्थिति बनी उसका परिणाम यह हुआ कि 10 वर्ष के बाद नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जिस तरह से यूनाइटेड हिंदू वोट एक खास पैटर्न पर वोट डालता रहा, वो तीसरी बार आके बढ़ा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तो बढ़ता ही रहा है, क्योंकि सेकुलरिज्म के नाम पे 7 दशक से भारत में वोट मांगा जाता रहा और बहुसंख्यक को तिरस्कार किया जाता रहा, अल्पसंख्यक को नमस्कार। और तीसरी बार परिणाम यह हुआ इस नैरेटिव की वजह से कि बीजेपी को 240 सीटें मिली। अब सवाल यह है कि जो योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में पहले कहा और 26 जुलाई को जन्माष्टमी के दिन आगरा में बयान दिया, उसका कारण साफ है कि यदि आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे, यदि आप एका नहीं बनाएंगे, तो आपको फिर से जातियों में खंडित कर दिया जाएगा। आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप दलित हैं, आप एसटी हैं, आप अपर कास्ट हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या इंडिया अलायंस के और भी एलआई हो, सबका एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। पहले कास्ट सेंसस क्यों नहीं करवाया? कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी आरक्षण के विरोध में क्यों खड़े थे लोकसभा में? 6 सितंबर 1990 का भाषण सुनिए, राजीव गांधी का सबसे लंबा भाषण लोकसभा में। साफ साफ वो कह रहे हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह से खूब नोकझोंक होता है लोकसभा में, और राजीव गांधी कहते हैं कि आप रिजर्वेशन के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं, जोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आज राहुल गांधी जिस तरह से कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, हद तो तब हो गया वो कहने लगे कि ब्यूटी कंटेस्ट में कास्ट क्यों नहीं काउंट करता। उनका अपना कास्ट कभी काउंट नहीं करता, उनके एआईसीसी में नहीं करता, उनके इलाहाबाद में जब सम्मेलन होता है तो उसमें कास्ट काउंट नहीं होता। लेकिन जिस तरह से वो कास्ट को लेके, और परिणाम ये हुआ है कि सरकार भी, मैं ये बात कहूँगा साफ साफ कि नरेंद्र मोदी सरकार भी बैकफुट पर आती जा रही है, बिल वापस लेने लगी है, जो सही संकेत नहीं है। आप 1 बिल वापस लेंगे, 2 बिल वापस लेंगे, 3 बिल वापस लेंगे, माने साफ होगा कि आप उस नैरेटिव से डर गए हैं और जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह की बात हो रही है वो डिसरप्टिव नैरेटिव है देश के लिए, वो देश के लिए भला नहीं होगा। क्योंकि यदि देश खंडित रहेगा जाति के नाम पर, तभी कांग्रेस को वोट मिलेगा। कांग्रेस का इतिहास है
यदि आप उस इतिहास को नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। कांग्रेस को मुसलमान वोट, ब्राह्मण वोट, दलित वोट, बस ये 3 वोट पे कांग्रेस ने समाज में, देश में शासन किया बरसों तक। क्यों नहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री दलित बनाया? क्यों नहीं कांग्रेस ने यादव समाज से प्रधानमंत्री बनाया? क्यों नहीं कांग्रेस ने तेली समाज से प्रधानमंत्री बनाया? क्यों? कोई रोकने वाला तो नहीं था। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। अब संविधान बदल देते। मंडल कमीशन को 10 साल आपने रोक के क्यों रखा? वो तो 1980 में सबमिशन हो गया था, बीपी मंडल साहब ने जमा कर दिया था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। आखिर 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को ही लागू क्यों करना पड़ा? और उससे पहले 1950 के दशक में जो पहला बैकवर्ड कमीशन का रिकमेंडेशन था, उसको आपने क्यों नहीं लागू किया? बाबा कालेलकर कमेटी रिपोर्ट। सवाल यह है कि वो इतना एग्रेसिव हो गए हैं कि बीजेपी उनको काउंटर ही नहीं कर पा रही है। सबसे आश्चर्य की बात यह है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जो आगरा में बयान दे रहे हैं या मथुरा में बयान दे रहे हैं, उसका इशारा साफ है कि विपक्ष देश को जाति के नाम पर फिर से जातीय हिंसा में झुलसाना चाहती है और धर्म के नाम पर मुसलमानों को जो सदा से असुरक्षित बना के रखा गया, फिर से उनको असुरक्षित बनाया जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये नहीं चलेगा और आप यदि एक नहीं रहेंगे तो आपको बांटने का प्रयास किया जाता रहेगा, जो अब की बार सफल हुआ। और यदि देखेंगे आप रिजर्वेशन का मुद्दा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का मुद्दा, तो मैं आपको बताऊं संविधान को किसने छेड़छाड़ किया, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। यदि संविधान को किसी पार्टी ने तहस नहस किया तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। उसमें भी गांधी परिवार है, नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थे, राहुल गांधी को कोई बताने वाला नहीं है। हम क्यों बताएं? बीजेपी ने कब संविधान को तोड़ा? रिजर्वेशन का मैंने बताया कि कांग्रेस विरोधी रही है, लेकिन आज बीजेपी डिफेंसिव मोड में है और राहुल गांधी 99 सीट पाके ऑफेंसिव मोड में है और सरकार बिल वापसी की बात कर रही है, जो ठीक संकेत नहीं है। मैं समझता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। और जहां तक योगी जी का बात है, इसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने ये बात कहा, चाहे मथुरा में हो चाहे आगरा में हो, और लोगों को समझाने का प्रयास किया कि आप अपनी एकता में खंडित ना करिए। हाँ, राजनीतिक अर्थ है तो राजनीति तो लोकतंत्र में है, जैसे कांग्रेस कर रहा है, इंडिया अलायंस कर रहा है, वो भी कर रहा है वही बात, चाहे रिजर्वेशन का मुद्दा हो चाहे वो संविधान की मुद्दा हो, वो भी राजनीति ही है। दूसरी तरफ यदि योगी आदित्यनाथ राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं तो मामला सीधा है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा का उपचुनाव होना है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलर्ट कर रहे हैं, जो कांग्रेस कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है। और जो लोकसभा चुनाव का परिणाम हुआ, स्वाभाविक है बीजेपी के लिए, उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो, उन नैरेटिव की वजह से बीजेपी को चाहे एनडीए को मुंह की खाना पड़ा। यदि मैं आपको बताऊं, 2019 में एनडीए को महाराष्ट्र में मिला था 41 सीट, अब की बार मिला 17 सीट। राजस्थान में एनडीए को मिला था 25 का 25, लगातार दूसरी बार, 14 में भी 19 में भी, लेकिन अब की बार मिला 14 सीट, यानी 11 सीट का नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में पिछली बार एनडीए को मिला था 62 सीट, अब की बार 36 मिला, यानी 28 सीट का नुकसान। और यदि आप इन तीनों को जोड़ दें नुकसान को तो 73 सीट बनता है, और 73 को 240 में जोड़ दीजिए तो 313 है। यदि बीजेपी सही से काउंटर कर पाती
अपने विपक्षी पार्टी के नैरेटिव को, तो मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं होती। यदि उत्तर प्रदेश में भी मान लीजिए अकेले पिछली बार की तरह 64 सीट मिला होता तो भी बीजेपी को 28 सीटें प्लस होता, यानी बीजेपी नजदीक होता। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो बीजेपी को नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, उसको भरपाई करने की खास करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने जो बयान दिया है उसका इशारा साफ है। एक तो ये है कि आप हिंदू समाज को एका बना के रखना पड़ेगा, नहीं तो जाति के नाम पे, पंथ के नाम पे आपको तोड़ा जाएगा, तोड़ने का प्रयास हो रहा है। दूसरा इसका मतलब यह है जिसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा चुनावी परिणाम पर। जो 10 सीटों का उपचुनाव होने वाला है और निश्चित रूप से 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। अभी इसी साल महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, बाद में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। निश्चित रूप से बीजेपी चाहेगी कि अपने नुकसान की भरपाई कर सके और इसलिए योगी आदित्यनाथ इस तरह के बयान देकर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं और फिर से उनको अपने साथ लाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक और निवेदन कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही हम अपने प्रयास को जारी रख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।